नमस्ते। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक चेक बाउंस केस को कैसे दर्ज करें। This video has also been made in English, and in case you wish to view this video in English, you may go and click on the link provided in the description box below. हम सभी एक चेक को भली भांति जानते हैं और हम जानते हैं कि चेक किस काम के आता है। अगर मुझे किसी को कुछ पैसा देना है या किसी से कुछ पैसा लेना है, तो चेक एक माध्यम है जिससे हम पैसा दे और ले सकते हैं। अगर किसी ने आपको कोई चेक दिया हो और अगर वो चेक जो है बाउंस हो जाए और वो आपके अकाउंट में उसका पैसा नहीं आए, तो उसकी आपके पास क्या समाधान है, आप क्या कर सकते हैं उस स्थिति में और आप कानूनी तौर पे क्या प्रक्रिया कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमें कानूनी प्रक्रिया और प्रोसीजर जानने के लिए, उसका लॉ समझने के लिए हमें उसकी जो 3 पार्टी होती है एक चेक के अंदर, हमें समझना जरूरी है। सबसे पहली पार्टी होती है पेई, यानी कि जिसको पैसा दिया जाता है, जिसको भी पैसा देना होता है हमें। दूसरी पार्टी होती है ड्रॉई। ड्रॉई होती है बैंक, जिसको आप निर्देश देते हैं पैसा ट्रांसफर करने के लिए पेई को। और तीसरी पार्टी होती है ड्रॉअर, जो कि होता है जो चेक काट रहा होता है, जो भी चेक को साइन कर रहा होता है, जो पैसा दे रहा होता है, उसको ड्रॉअर कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो ड्रॉअर जो होता है वो अपने बैंक को, जो कि ड्रॉई है, उसको एक डायरेक्शन देता है, उसको एक ऑर्डर देता है कि कृपया मेरे अकाउंट में से, मेरे खाते में से सो एंड सो अमाउंट को, इतने पैसे को, फलाने ढिमके पैसे को आप जाके उसको पेई को दे दीजिए और उसके अकाउंट में डाल दीजिए। अब हमें ये जानना है, एक हम उदाहरण के तौर पर उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मैंने 1 जनवरी को मैंने आपको एक चेक दिया, 1 जनवरी 2020 को 10,000 रुपए का। आपने वह चेक 10 जनवरी 2020 को अपने अकाउंट में डाला और आपको बैंक से कॉल आया कि जी ये बाउंस तो चेक हो गया, उसका मैसेज वगैरह कुछ आया कि ये जो चेक है ये बाउंस हो गया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या करेंगे? सबसे पहले बैंक आपको एक डॉक्यूमेंट देगा जिसे रिटर्न मेमो कहा जाता है। रिटर्न मेमो के अंदर चेक की जो सारी डिटेल्स होती है वो लिखी हुई होती है। चेक का नंबर, चेक की तारीख सब लिखा हुआ होता है और साथ ही में लिखा होता है चेक किस कारण से बाउंस हुआ है, किस कारण से पैसा जो है आपके अकाउंट में नहीं आ पाया। इसके काफी कारण हो सकते हैं, जैसे अकाउंट बंद हो गया हो, सिग्नेचर जो दस्तखत कर रहे हैं उसके अंदर कोई गड़बड़ हो, या कोई ओवर राइटिंग हुई हो, कोई काट पीट हुई हो चेक के अंदर, या फिर जो पैसा ही नहीं हो अकाउंट में, और बहुत सारे कारण हैं इसके। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कानूनी तौर पे? मेरी आपको सबसे पहले ये सलाह रहेगी, जो सबसे ही मतलब साधारण सी सलाह है, जो हर किसी को पता है, कि अगर चेक बाउंस हुआ है तो आप कृपया जाके, जिसने आपको चेक काट के दिया है, आप उससे जाके बात करिए और उसको 2 से 3 दिन का समय दीजिए कि भाई मेरा जो चेक है वो बाउंस हो गया है, जो आपने दिया था, कृपया मुझे 2 से 3 दिन में पैसा दे दीजिए, अन्यथा मुझे जाके अपने दूसरे रास्ते अपनाने पड़ेंगे। मैं आपको 2 से 3 दिन का समय उसको देने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, ये आपको आगे आते हुए वीडियो में समझ में आएगा। अब मान लीजिए कि उसने 2 से 3 दिन के अंदर अपना पैसा, जो पैसा है उसका भुगतान नहीं किया, ना ही उसने कोई वायदा करा है कि जी मैं पैसा दे दूंगा, आप चिंता मत करिए। तो हमें जो है कि हमें अपने एक 30 दिन के समय के अंदर आपको एक डिमांड नोटिस या एक अपने वकील से बनवा के एक लीगल नोटिस आपको उस आदमी को, उस व्यक्ति को देना है जिसने भी चेक काटा है, जिसे हम ड्रॉअर के नाम से भी जानते हैं। उस ड्रॉअर को आपको एक लीगल नोटिस भिजवाना है और वो लीगल नोटिस के अंदर आपको सबसे पहले ही आपको ये लिखना है कि जी आपने जो चेक था वो आपने 3 महीने के टाइम पीरियड, जो चेक की वैलिडिटी होती है हम सबको ये पता है कि 3 महीने की होती है, तो 3 महीने के वैलिडिटी टाइम पीरियड में आपने वो चेक को बैंक में डिपॉजिट किया था। दूसरी बात आपको ये लिखनी है कि जी वो जो चेक आपने डाला था बैंक में, जो डिपॉजिट, जो आपको जो चेक मिला था, जो आपने जाके चेक में बैंक में डिपॉजिट किया था, वो आपको एक लीगल अमाउंट के लिए मिला था। लीगली एनफोर्सेबल डेट, जिसे लीगल टर्म में जाना जाता है। अब लीगली एनफोर्सेबल डेट का क्या मतलब हुआ? लीगली एनफोर्सेबल डेट वह अमाउंट है जो आपको किसी लीगल ट्रांजैक्शन या किसी इस ट्रांजैक्शन में मिला है, किसी ऐसे पर्पस के लिए मिला है जिसको आप जाके कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं। कोई लीगल अमाउंट है, कोई इलीगल चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए का फोन खरीदा है, मैं उस चीज के लिए चेक काट रहा हूं, तो वह एक ट्रांजैक्शन लीगल ट्रांजैक्शन होगी और उसके लिए सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर केस दर्ज हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं क्रिकेट में बैटिंग कर रहा हूं और 10,000 रुपए मुझे अपने बुकी को देने हैं, तो वो जो चेक है वो चेक 138 सेक्शन धारा 138 के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि वो एक लीगल अमाउंट नहीं था, वो एक लीगल कार्य के लिए पैसा नहीं दिया गया था। तो हमें दूसरी बात यह लिखनी है कि जो चेक आपने जो मुझे काटा था, जितना भी अमाउंट का इस नंबर का जो चेक काटा था, वो एक लीगल अमाउंट के लिए काटा था और वो बाउंस हो गया इस वजह से,
और साथ ही में हमें रिटर्न मेमो का भी जिक्र कर देना है और एक कॉपी लगा सकते हैं जी। उसी के साथ में हमें 15 दिन का समय देना है ड्रॉअर को चेक के। हमें उसको ये बताना है कि जी 15 दिन के समय के अंदर आपको ये जो पैसा है इसका आप मुझे भुगतान करें। अब 15 दिन किस दिन से काउंट होंगे? तो 15 दिन का जो समय है, मान लीजिए आप मेरे को नोटिस भेज रहे हैं और मेरे को जो नोटिस है 1 फरवरी को मेरे को रिसीव हो गया है, तो 15 दिन का टाइम पीरियड जो है वो 1 फरवरी से माना जाएगा, यानी कि जिस दिन से वो जो नोटिस है मुझे प्राप्त हुआ। आपको कैसे पता चला कि किस दिन प्राप्त हुआ है? तो उसके लिए एक बहुत ही जरूरी, आपकी केस के लिए भी जरूरी चीज है और एक बहुत ही जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि एक आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट जो भी आप भेजेंगे तो उसकी रसीद आपको एक संभाल के रखनी है, जो आपको आगे जाके केस में काम आएगी। और साथ ही में आप उसको ऑनलाइन स्पीड पोस्ट की वेबसाइट पे, इंडियन पोस्ट की वेबसाइट पे आप उसको जाके ट्रैक कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि जी किस दिन को ये आपको जो जो आपने स्पीड पोस्ट भेजा था वो किस दिन उसको प्राप्त हुआ है। तो ऐसे करके हमें 15 दिन अपने कैलकुलेट करने हैं। ये 15 दिन कैलकुलेट करने बहुत जरूरी है। कब खत्म होते हैं? क्योंकि जिस दिन वो 15 दिन खत्म होंगे उस दिन से आपका 30 दिन का समय शुरू होगा कोर्ट में केस फाइल करने का। उससे पहले आप कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते और 30 दिन के बाद आप कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे यह आग्रह है कि जो भी टाइम पीरियड दे रखा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर कि सबसे पहले तो 3 महीने के अंदर आपको जो है चेक अपना डिपॉजिट करना है। 3 महीने वैलिडिटी टाइम पीरियड में चेक की तारीख से देखी जाएगी। उसके बाद में आपको 30 दिन के अंदर रिटर्न मेमो जिस दिन से आपको मिला है 30 दिन देखे जाएंगे जिसमें आपको लीगल नोटिस भेजा है, लीगल नोटिस भेजना है। उसके बाद में 15 दिन का समय देना है। मान लीजिए उसको चेक आज मिला, लीगल नोटिस आज मिला है तो आज से 15 दिन काउंट किए जाएंगे, माने जाएंगे, गिने जाएंगे और जिस दिन 15 दिन खत्म होता है उस दिन से आपका समय शुरू हो जाएगा कोर्ट में केस दर्ज करने का और 30 दिन का समय होगा वो। तो एक बार मान लीजिए उसको जो है उसने लीगल नोटिस मिल गया, पढ़ लिया, जवाब नहीं दिया या जवाब भी दिया तो पैसा नहीं दिया, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है? जिस दिन से 15 दिन खत्म होते हैं, मान लीजिए 15 फरवरी या 16 फरवरी को 15 दिन खत्म हो रहे हैं, तो 30 दिन उस तारीख से आपका माना जाएगा। आप 30 दिन तक आप केस फाइल कर सकते हैं। 30 दिन के बाद आपको केस फाइल करने का मौका नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ एक ही केस में मौका मिलेगा 30 दिन में केस फाइल करने का, वो है मान लीजिए आपका जो 3 महीने का वैलिडिटी पीरियड है वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ। मान लीजिए 1 जनवरी को केस 1 जनवरी को चेक दिया गया था, तो 3 महीने का जो उसका टाइम पीरियड है, यानी कि 1 अप्रैल तक की जो डेट होगी उस दिन तक आपका जो है 30 दिन आपका उससे पहले समाप्त होता है। तो आपको फिर से जो चेक है डिपॉजिट करना पड़ेगा बैंक में और पूरी प्रक्रिया फिर से दोबारा दोहरानी पड़ेगी। अभी जो हमारा जो चेक बाउंस का जो केस है जी वो होता है एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के कोर्ट के अंदर, और या अगर आप किसी नॉन मेट्रोपॉलिटन यानी कि छोटी जगह में रह रहे हैं और अगर आप एक मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, मेट्रो टाउन में रह रहे हैं, तो आपका केस दर्ज होगा एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जिसे हम एमएम के नाम से भी जानते हैं उसकी कोर्ट में होगा। तो अभी हमें कैसे पता लगाएं कि जी हमें ये तो पता चल गया कि जेएमएफसी या एमएम की कोर्ट में आपका जो केस है दर्ज होना है। तो एक पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन इस मैटर में नहीं देखा जाएगा, मतलब आपके केस की वैल्यू के हिसाब से मैटर को नहीं देखा जाएगा कि जी हाई कोर्ट पे जाना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाना है, कहाँ जाना है, ये नहीं देखा जाएगा क्योंकि ये क्रिमिनल केस है। तो इसलिए हमें उसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन कौन सी जगह में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, कौन से जिले में केस फाइल होगा, हमें वो देखना पड़ेगा। तो उसको देखने के लिए सबसे पहला जो जिस आधार पे हमारा जो है कोर्ट डिसाइड होगी कौन से जिले में हमें केस फाइल करना है, जगह में फाइल करना है, वो डिसाइड होगा। वो ये है कि जी चेक कहाँ पे काटा गया था, कौन सी बैंक के ऊपर काटा गया था। दूसरी चीज हमें देखनी चाहिए कि हमने कौन सी बैंक में जाके चेक जो है डिपॉजिट किया था। तीसरी चीज हमें ये देखनी है कि जी हमें रिटर्न मेमो किधर से आया। मान लीजिए कि जी मैंने आपको बॉम्बे में चेक दिया, बॉम्बे की ब्रांच में काटा मैंने चेक, आपने जाके उसको दिल्ली के ब्रांच में डिपॉजिट करा, लेकिन आपको क्लियरिंग के लिए वो चेन्नई गए। ये एक काल्पनिक एग्जांपल है तो इसके कृपया इसकी बातों में ना जाए, लेकिन मान लीजिए कि वो चेक जो है चेन्नई गया है अपनी क्लियरिंग के लिए, तो चेन्नई से आपको रिटर्न मेमो आया, तो चेन्नई के अंदर भी आप जाके केस अपना फाइल कर सकते हैं। और चौथी सिचुएशन वो होगी जहां से आपने अपना लीगल नोटिस भेजा। मान लीजिए आपने लीगल नोटिस अपना दिल्ली से भेजा है जिसमें आपने ये बोला है कि जी 15 मिनट में अपना आप 15 दिन के अंदर आप अपना जो चेक का भुगतान है वो करिए। तो ये लीगल नोटिस जहाँ से भेजा है उसकी भी उसका भी देखा जाएगा। अगला हमें यह देखना जरूरी है कि जी चेक बाउंस के केस में, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है,
क्रिमिनल ऑफेंस इसका होने का कारण ये है कि एक चेक को एक रिस्पेक्ट दिया जाए, एक माना जाए उसको एज ए डॉक्यूमेंट, और उसको एक पेमेंट के तौर पे सीरियसली लिया जाए, इसलिए इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया और एक सिविल ऑफेंस नहीं बनाया गया है। तो इसलिए इसका पनिशमेंट हम देख लेते क्या है। तो इसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है अगर आपको सजा हो गई है, अगर आप अपराधी माने गए हैं तो, और डबल दी अमाउंट मतलब दुगने रकम तक का आपको फाइन जो है वो सामने वाली पार्टी दे सकती है। आपको दुगना अमाउंट, मान लीजिए 10,000 का चेक है तो आपको 20,000 मैक्सिमम जो है आपको पैसा मिल सकता है उस चेक के बदले कंपनसेशन में। अब हाल ही में एक बहुत ही जरूरी जो है अमेंडमेंट आया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर, जिसके तहत आपको एक इंटरिम कंपनसेशन का जो है एक प्रोविजन है। इस इंटरिम कंपनसेशन के प्रोविजन के अंदर ऐसा है कि जी अगर आपका केस जो है या तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की स्टेज पे है, या फिर जो अक्यूज जो है उसने ये नहीं बोला है कि जी हाँ जी मैं अपराधी हूँ जी मुझे माफ करो, ही इज नॉट प्लेड गिल्टी, उस केस के अंदर ऐसा होगा कि अगर आप ये प्रूव कर पाते हैं शुरुआती स्टेज के अंदर कि जी आपका केस जो है स्ट्रांग है और सामने वाले ने गड़बड़ करी है, तो उस स्थिति के अंदर जो कोर्ट है वो 20% तक के अमाउंट का इंटरिम कंपनसेशन आपको प्रोवाइड करवा सकता है, और अक्यूज जो है अपराधी जो है उसको आपको 20% तक का अमाउंट देना पड़ेगा इंटरिम कंपनसेशन। मान लीजिए आप वो जो केस है वो हार जाते हैं, तो आपको वो जो 20% जो है वो आपको वापस करना पड़ेगा, और अगर आप जीत जाते हैं जो उसका बैलेंस होगा वो आपको पे करेगा, जितना भी मान लीजिए 100% या 150% अगर उसको पेनल्टी पे करनी है तो जितना भी 20% काट के जितना भी रकम बनेगी आपको उसको पे करना है। अभी हमें देखने की ये चीज है कि जी कंप्लेंट कैसे फाइल करें। लीगल नोटिस तो जी हमने बना दिया, भेज दिया, सब कुछ कर लिया, तो कंप्लेंट ड्राफ्ट करने का सिंपल तरीका है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही होता है एक लीगल नोटिस से। उसके अंदर सबसे पहले तो हमें अपनी ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन करनी है कि जी मान लीजिए कि आप मेरे से मोबाइल खरीदने आए, आपने मुझे 10,000 रुपये का चेक दिया, 10,000 का मोबाइल था, और आपने मुझे इस चीज़ का वायदा किया कि जी 10,000 का जो चेक है मेरा वो क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और ये वायदे को मानते हुए मैंने आपका जो है चेक रख लिया। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर आप सबसे पहले लिखेंगे जी उसका जो बिल नंबर है वो आप लगा देंगे, साथ में बोल देंगे इससे मेरे से मोबाइल लिया है, वो एक लीगल ट्रांजैक्शन थी, और उस मोबाइल के बदले उसने चेक दिया मुझे, तो चेक जो बाउंस हो गया उसकी इस तारीख को बाउंस हुआ, और बैंक ने मुझे ऐसा रिटर्न मेमो जो है दिया है। ये रिटर्न मेमो को भी हम जी साथ में लगा देंगे इसके अपने कंप्लेंट के, और साथ ही में अपने चेक को भी एनेक्स कर देंगे, अटैच कर देंगे कंप्लेंट के साथ में, और उसी के साथ में फिर आगे लिख देंगे कि हमने 3 महीने के जो वैलिडिटी पीरियड होती है एक चेक की, उसके अंदर ही हमने डाला उसको 30 दिन के समय में 30 दिन के समय में हमने उसको लीगल नोटिस भेजा, 15 दिन का हमने समय दिया उसको पैसे के भुगतान करने का। जिस दिन उसने लीगल नोटिस उसको प्राप्त हुआ उससे 15 दिन का समय हमने उसको दिया भुगतान करने का, जो पैसा है चेक का उसका, और 15 दिन समाप्त होने पे 30 दिन का फिर से हमने उसको 30 दिन के अंतर्गत हमने जाके कंप्लेंट फाइल कर दी। तो ये सब हमें लिखना है, साथ ही में हमें लिखना है कि क्या क्या हमारी ट्रांजैक्शन है, क्या हमारी पहले भी ऐसी ट्रांजैक्शन होती गई है, तो हम ये प्रूफ कर सके जिससे कि हमारी ऐसी एक लीगल ट्रांजैक्शन चल रही है, और साथ ही में हम लिख दें कि जो लीगल इन्फोर्सेबल डेट रहा है ये अमाउंट, और एक ये लीगल ट्रांजैक्शन रही है। हमें अभी ये देखने की बात है कि जी हमें जो टाइमलाइन जो है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 2 से 3 दिन का समय दीजिएगा जी, जो आप मुझसे पैसे मांगने जाते हैं उनको बोलते हैं कि जी मेरे जो चेक दिया था आपने उसका भुगतान करिए। तो टाइमलाइन जो है ये बहुत ज़रूरी है एक चेक बाउंस के केस के अंदर, और आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो 3 महीने में चेक डिपॉजिट करना है, उसके बाद में आपको 30 दिन में रिटर्न मेमो की डेट से 30 दिन में आपको लीगल नोटिस भेजना है। जिस दिन से उसको लीगल नोटिस मिल गया उससे 15 दिन आपको उसको देने हैं कि आप मुझे पेमेंट कर दो, और जिस दिन 15 दिन समाप्त होते हैं उसके पेमेंट के उससे 30 दिन का समय आपके पास है अपना कंप्लेंट जो है फाइल करने का कोर्ट के अंदर। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। ज़्यादातर जो केसेस जो है वो सेटल हो जाते हैं शुरुआती स्टेज के ऊपर, लीगल नोटिस की स्टेज के ऊपर, क्योंकि जो ये केस है ये क्रिमिनल नेचर का है। जो अक्यूज जो होता है, जो डॉर वाली जो सामने वाली पार्टी होती है वो काफ़ी घबराई हुई होती है और हमेशा कोशिश करती है कि ये केस सुलझा दे। ये जो एक ऑफेंस है ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है, और ये आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं, और इसके लिए आपको
हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है कि अपना केस जो है कैंसिल करवाने के लिए, अपना क्वॉश करवाने के लिए, जैसे कि बाकी क्रिमिनल केसेस जो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं उनके अंदर होता है। और यह एक पहल है एक लीगल लिटरेसी की तरफ, एक सबको जागरूकता बढ़ाने के लिए। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।